नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार क्लब ऑफिशियल में। दोस्तों, अभी हम लोग मार्क्समैन का 100 सेट का सीरीज देख रहे हैं, जिसमें 9 सीरीज देख चुके हैं। आज 10वां देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व किसको करता था? तो ऑप्शन है भू राजस्व का, वेतन का, भत्ता का, इनमें से कोई नहीं। तो जो माल था वह भू राजस्व को प्रतिनिधित्व करता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध यानी रोक लगाया था वह कौन था? ऑप्शन है अकबर, बाबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। चलिए अगला प्रश्न है कि मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। मुगल प्रशासन में मदद ए मास किसको इंगित करता था? ऑप्शन है चुंगी कर, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन, बुआई कर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित राजाओं में किसने राम सीता की आकृतियों और रामसिया देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलवाए थे? तो इसका ऑप्शन है राजा भोज, सिद्धराज जयसिंह, जैनुल आबदीन, अकबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने कुछ सिक्के चलवाए थे जिस पर राम और सीता की आकृति थी और रामसिया देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलवाए थे। चलिए अगला प्रश्न है कि मुगल प्रशासन में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? मुगल प्रशासन में जो तांबे का सिक्का था क्या कहलाता था? ऑप्शन है रुपया, दाम, टंका और शमसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दाम। उसको बोलते थे, क्या बोलते थे? दाम बोलते थे। चलिए अगला प्रश्न है कि मध्यकाल में बंटाई शब्द का अर्थ क्या होता था? मध्यकाल में जो बंटाई शब्द था उसका अर्थ क्या होता था? ऑप्शन ए है धार्मिक कर, लगान निर्धारण का तरीका, धन कर, संपत्ति कर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंटाई जो था ये लगान निर्धारण का तरीका कहलाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि चित्रकला की मुगल शैली का शुरुआत किसने किया था? प्रारंभ किसने किया? ऑप्शन है अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि मुगल काल में चित्रकला सबसे ज़्यादा फली फूली जहांगीर के शासनकाल में, लेकिन मुगल के चित्रकला की जो मुगल शैली थी उसको शुरू किया था हुमायूं ने। किसने किया था? हुमायूं ने शुरू किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा था? तो ऑप्शन है पहाड़ी, राजस्थानी, कांगड़ा और कालीघाट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीघाट। कालीघाट पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन पहाड़ी, कांगड़ा और राजस्थानी पर पड़ा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसने किया था? यानी इसका चित्र कौन बनाया था? तो ऑप्शन है अबू समद, मंसूर, मीर सैयद अली, अबू हसन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अबू समद ने बनाया था दस्तान ए अमीर हमजा का चित्र। चलिए अगला प्रश्न है कि पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्रकला को। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक साथ संगीत वाद्य यंत्र बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? यानी औरंगजेब निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो ऑप्शन सितार है, पखावज है, बीना है और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीना बजाता था। औरंगजेब बीना बजाने में दक्षता था, उसके पास दक्षता था, वो जानता था बीना बजाना। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा जो है कहाँ स्थित है? आगरा में, ग्वालियर में, झांसी में, जयपुर में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ग्वालियर में है। चलिए अगला प्रश्न है कि गुलबदन बेगम पुत्री थी। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो ऑप्शन है बाबर की, हुमायूं की, शाहजहां की, औरंगजेब की। तो जो गुलबदन बेगम थी वह बाबर की बेटी थी। और ऐसे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है कि गुलबदन बेगम का हुमायूं से क्या रिश्ता था? तो जब गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन हो जाएगी। तो ये भी याद रखना है क्योंकि बाबर का बेटा हुमायूं था तो बहन हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है कि मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखा है? तो ऑप्शन है गुलबदन बेगम, नूरजहां बेगम, जहां आरा बेगम और जेबनुसा बेगम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम ने।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हुमायूंनामा की रचना किसने की थी। हुमायूंनामा की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, गुलबदन बेगम, जहांगीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की है। चलिए अगला प्रश्न है कि दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन है गुलबदन बेगम, माहम अनगा, जिया उनिसा और जीनत उनिसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माहम अनगा के द्वारा मदरसा ए बेगम दिल्ली में जो शिक्षा केंद्र था वहीं इसका स्थापना किए थे। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित मुसलमान विद्वानों में हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। तो ऑप्शन है अबुल फजल, फैजी, अब्दुल रहीम खान खाना और अब्दुल कादिर बदायूनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल रहीम खान खाना। हिंदी साहित्य के लिए इनका योगदान सबसे महत्वपूर्ण था। चलिए अगला प्रश्न है कि अनवार ए सुहाइली नामक ग्रंथ जो है, अनवार ए सुहाइली नामक ग्रंथ है, निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है। तो ऑप्शन है पंचतंत्र, महाभारत, रामायण, सूरसागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचतंत्र। पंचतंत्र का जो है जो अनुवाद है अनवार ए सुहाइली में किया गया है और पंचतंत्र के लेखक कौन थे। विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा थे। पंचतंत्र को 5 भागों में बांटा गया था और ये दुनिया में बाइबिल के बाद बाइबिल 1 नंबर पर पढ़ी जाने वाली ग्रंथ है, दूसरे नंबर पर पंचतंत्र का स्थान आता है। ये भी बात याद रखना है, क्वेश्चन पूछता है। चलिए अगला प्रश्न है कि मुगल काल में दरबारी भाषा कौन सी थी। तो ऑप्शन है अरबी, तुर्की, फारसी, उर्दू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फारसी भाषा और मुगल काल में जो दरबारी भाषा थी वो फारसी थी। चलिए अगला प्रश्न है कि नस्तालिक क्या है, नस्तालिक है क्या। तो ऑप्शन है आपका एक प्रकार की फारसी लिपि है जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। दूसरा है एक राग है जिसकी रचना तानसेन ने की थी। तीसरा है कि मुगल शासकों द्वारा उद्गृहित एक उपकर है और डी है ऑप्शन कि उलेमाओं के लिए एक आचार संहिता थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह एक प्रकार की फारसी लिपि है नस्तालिक जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियां रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना की थी। ऑप्शन है केशव, मतीराम, रसखान और सेनापति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केशव ने रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का यानी मक्का का द्वार कहा जाता था। तो ऑप्शन है कालीकट, भरूच, कैम्बे और सूरत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरत जो बंदरगाह था उसको बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था मुगल काल में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न है कि मुगलों ने नौरोज त्यौहार किससे लिया है। तो पारसियों से, यहूदियों से, मंगोलों से और तुर्कों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुगलों ने जो नौरोज का त्यौहार है वो पारसियों से लिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था। पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया था। तो ऑप्शन है गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु रामदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु रामदास ने। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित गुरु रामदास ने किए थे। चलिए अगला प्रश्न है कि किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दी थी। तो ऑप्शन है अर्जुन देव, रामदास, हरिराय और तेग बहादुर को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामदास को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी। चलिए अगला प्रश्न है कि संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है। संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है। तो ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब के शासनकाल से। चलिए अगला प्रश्न है कि किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी। तो ऑप्शन है गुरु हरगोविंद, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। सिखों के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव जिन्होंने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था। आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था। तो ऑप्शन है गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है।
निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है? ऑप्शन है रूपकुंड, हेमकुंड, ताराकुंड, ब्रह्मकुंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेमकुंड में एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? ऑप्शन है गुरु अमरदास, गुरु अंगद, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किस गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब को जिम्मेदार माना जाता है या औरंगजेब जिम्मेदार है? तो ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु रामदास, गुरु अंगद देव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु तेग बहादुर। सिखों के ये 9वें गुरु थे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 21 जनवरी को जन्म दिवस मनाया जाता है गुरु गोविंद सिंह का, गुरु अर्जुन देव का। तो इसमें ऑप्शन ए नंबर ही हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म दिवस जो है 21 जनवरी को मनाया जाता है। तो अगला प्रश्न है कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु यानी 10वें गुरु थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि खालसा के संस्थापक गुरु कौन थे? खालसा के संस्थापक गुरु कौन थे? तो ऑप्शन है हर राय, हरकिशन, तेग बहादुर और गोविंद सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोविंद सिंह। खालसा के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह ही थे। अगला प्रश्न है कि खालसा पंथ कितने वर्ष पहले शुरू किया गया था या पहले प्रारंभ हुआ? तो 150 ऑप्शन है, 150 वर्ष, 300 वर्ष, 200 वर्ष और 400 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 300 वर्ष पहले हुआ था खालसा पंथ 1699 में, लगभग 1700। तो ये अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है, अप्रॉक्स पर दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन हुआ? तो ऑप्शन ए है दलीप सिंह, नौनिहाल सिंह, रंजीत सिंह और शेर सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दलीप सिंह ये सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मराठों के उत्कर्ष का निम्न में कौन सा कारण जो है वो सही है? मराठों के उत्कर्ष का निम्न में कौन सा कारण सही है? ऑप्शन है धार्मिक चेतना, राजनीतिक जागृति, उच्च नेतृत्व शक्ति, उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। मराठों के उत्कर्ष का जो है कारण जो है इसमें सभी है, धार्मिक चेतना भी है, राजनीतिक जागृति भी है और उच्च नेतृत्व शक्ति भी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? ऑप्शन ए है पुरंदर, रायगढ़, सलहार, सिवनेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सलहार के युद्ध में शिवाजी ने मुगलों को हराया था। चलिए अगला प्रश्न है कि वह कौन सेनानायक था जिससे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? तो ऑप्शन ए है इनायत खां, अफजल खां, शाइस्ता खां और सैयद बांदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफजल खां। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो ऑप्शन ए है ग्वालियर, आगरा, दिल्ली, कानपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगरा। अगला प्रश्न है कि शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? शिवाजी की राजधानी जो थी कहाँ थी? ऑप्शन ए है रायगढ़, सतारा, पुरंदर, तंजौर। तो इसका आंसर हो जाएगा रायगढ़। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद हुआ करती थी किसके शासनकाल में? तो अष्टप्रधान की जो मंत्री परिषद थी ये मराठा साम्राज्य में हुआ था। और अष्टप्रधान किसके शासनकाल में रहता था? तो शिवाजी के शासनकाल में। शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान रहता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था, विदेशी मामलों का देखरेख, उसको क्या कहते थे? तो विदेशी मामलों को जो देखरेख करता था उसको सुमंत कहते थे। क्या कहते थे? सुमंत कहते थे। चलिए अगला प्रश्न है कि अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अष्टप्रधान है तो शिवाजी, और अष्टदिग्गज होगा तो याद रखिए विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय। चलिए अगला प्रश्न है कि संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बना दिया? संभाजी के बाद मराठा शासन को किसने और सरल और कारगर बना दिया? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है राजा राम, ऑप्शन बी बालाजी विश्वनाथ, गंगाबाई और नानाजी देशमुख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
बालाजी विश्वनाथ ने। किसने? बालाजी विश्वनाथ ने। चलिए अगला प्रश्न है कि औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो गई थी, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताराबाई के हाथों में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नांकित मराठा देवियों में से जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया था वो कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताराबाई। कौन थी? ताराबाई। चलिए अगला प्रश्न है कि किसके समय से मराठा राजा नाचीज हो गया? मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव के समय से जो मराठा राजा था वो नाचीज हो गया और जो पेशवा था वो वास्तविक शासक। चलिए अगला प्रश्न है कि सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? सरंजामी जो प्रथा था यह किससे संबंधित थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मराठा भू राजस्व प्रथा थी, उसी को सरंजामी कहा जाता था। चलिए अगला प्रश्न है कि एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 ईस्वी में हुई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काशीराज पंडित। चलिए अगला प्रश्न है कि पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्नलिखित में से किसने मराठों को हराया था? तो मराठों को किसने हराया था? तो अहमद शाह अब्दाली जो अफगान था, अफगानों ने मराठों को हरा दिया। चलिए अगला प्रश्न है कि पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था किसके किसके बीच? तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच पहले बता चुके हैं। चलिए फिर से देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का युद्ध लड़ा गया था 1761 ईस्वी में। प्रथम 1526, दूसरा 1556 और तीसरा 1761, याद रखिएगा। तो पानीपत का तीसरा युद्ध पूछ रहा है तो 1761 में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मोडी लिपि का प्रयोग किसके विलेखों में किया जाता था? मोडी लिपि का जो प्रयोग होता था किसके विलेखों में किया जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मराठों के। चलिए अगला प्रश्न है कि औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली? औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में होने के बाद जो सत्ता थी किसने संभाली? तो सत्ता संभाली बहादुर शाह प्रथम। किसने संभाली? बहादुर शाह प्रथम। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? तो इसका चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, बहादुर शाह, फर्रुखसियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्रुखसियर ने। फर्रुखसियर ने मुक्त मतलब बिना पैसा का, कोई शुल्क नहीं लगेगा, फ्री में आइए और यहाँ व्यापार कीजिए। चलिए अगला प्रश्न है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह। इसको बनवाया था शाहजहां ने, लेकिन इस पर मयूर सिंहासन जहांगीर बनवाया था और इस पर बैठा कौन? मोहम्मद शाह। चलिए अगला प्रश्न है कि किसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? किसके शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं को एक वर्ग का प्रभुत्व था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह। किसके शासनकाल में? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में हिजड़ों और महिलाओं का एक प्रभुत्व वर्ग था जो मोहम्मद शाह का 1719 से 1748 तक शासनकाल रहा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय को। अगला प्रश्न देखते हैं कि अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का क्या नाम था? तो उसके पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय था। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? तो अवध का प्रथम नवाब कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सआदत खां। सआदत खां जो था वो अवध का प्रथम नवाब था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? तो हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिनकिलीज खां जो था वो हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहा जाता है बनवाई थी। तो जंतर मंतर किसने बनवाई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयसिंह द्वितीय ने। जयसिंह द्वितीय ने दिल्ली में एक वेधशाला बनवाया था जिसे जंतर मंतर कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयसिंह द्वितीय। चलिए अगला प्रश्न है कि नादिर शाह के आक्रमण के समय, जो 1739 में नादिर शाह आक्रमण किया था, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नादिर शाह के आक्रमण के समय जो उस समय शासक था वह मोहम्मद शाह था। कौन था, मोहम्मद शाह। चलिए अगला प्रश्न है कि अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पत्तियों में कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था। यानी अकबर के शासनकाल में दक्कन में जो भू राजस्व वसूली का जो प्रचलित आधार था वह क्या था। तो वह उस आधार को जब्त कहा जाता है ना, जब्त यानी जब्त कर लिया जाता था। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। तो क्वेश्चन है, एक तरफ स्थान है, दूसरी तरफ स्मारक है। एलिफेंटा है, श्रवण बेलगोला है, खजुराहो और सांची है। ये कहाँ कहाँ है, तो यहाँ क्या है, तो एलिफेंटा, श्रवण बेलगोला, खजुराहो, सांची। तो चलिए एलिफेंटा क्या है, एलिफेंटा गुफा है। एलिफेंटा एक गुफा है और श्रवण बेलगोला कर्नाटक में एक मंदिर है। और सांची का स्तूप है और खजुराहो मंदिर है और श्रवण बेलगोला मूर्ति है। तो इसका इससे क्या आता है, 1 का 4, सॉरी 1 का 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है और कुट का उपयोग करके सही उत्तर देना है। ये तो एक तरफ है ऐतिहासिक स्थल, दूसरी तरफ है राज। तो चलिए इसका मिलान करते हैं। भीमबेटका गुफा जो है कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में है। तो 1 का 2 हो जाएगा। हम्पी कर्नाटक में है, मानस असम में है और शेर टेम्पल तो बच गया तमिलनाडु। तो इससे क्या हो जाएगा, 1 का 2, 2 का 3। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित जोड़ों में से किसका सुमेल है, यानी सही है। तो एलोरा के गुफा है, शक, मीनाक्षी मंदिर पलव, खजुराहो चंदेल और महाबलीपुरम मंदिर राष्ट्रकूट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खजुराहो का जो मंदिर था वो चंदेल शासकों के समय बनवाया गया था। तो ये सही है, बाद बाकी सब गलत है। चलिए अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 तरफ है बैजनाथ धाम, सारनाथ, दिलवारा, बद्रीनाथ। तो जैन मंदिर है सूची 2 में, दूसरा है शैव मंदिर, तीसरा है बुद्ध का शांति का प्रथम प्रवचन स्थल और तीसरा है विष्णु मंदिर। तो इसका ऑप्शन है तो बैजनाथ धाम क्या होगा, बैजनाथ धाम जो है ये शिव मंदिर है। क्या है, शिव मंदिर, बैजनाथ धाम शिव मंदिर है। सारनाथ में क्या हुआ था कि बुद्ध का शांति का प्रथम प्रवचन स्थल है। तो बी का 3 हो जाएगा। तो 1 का 2, बी का 3 और दिलवारा क्या है, ये जैन मंदिर है। तो सी का 1 हो जाएगा और डी बच गया बद्रीनाथ। ये क्या है, ये विष्णु मंदिर जो है उत्तराखंड में है। तो ऑप्शन नंबर जिसका ए हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो एक बार और देख लेते हैं। बैजनाथ धाम शिव मंदिर है जो झारखंड में है। सारनाथ बुद्ध ने शांति का प्रथम प्रवचन दिए थे। दिलवारा जैन मंदिर है और बद्रीनाथ विष्णु मंदिर है। तो चलिए अगला देखते हैं। ये भी सुमिलित करना ही है। एक तरफ सूची में मंदिर दिया हुआ है, दूसरा तरफ राज दिया हुआ है। तो सूर्य मंदिर कहाँ है, तो सूर्य मंदिर कोणार्क में है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। सूर्य मंदिर कोणार्क, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, हवा महल जयपुर और गोमतेश्वर की प्रतिमा कर्नाटक में। तो ऐसे देख लीजिए, 1 का 2, तो ऑप्शन नंबर यही 1 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। नालंदा,
सारनाथ, सांची, कोणार्क, अशोक स्तंभ। तो सांची एक में स्तूप, सांची क्या है, सांची, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। नालंदा विश्वविद्यालय है। सारनाथ क्या है, कोणार्क में सूर्य मंदिर है, और सारनाथ अशोक स्तंभ है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कथनों पर विचार करना है। चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। विचार करना है। चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीत लिया। तो ये बात दोनों सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और दो दोनों। अगला प्रश्न है कि भी मिलान करना है। गुप्त, चंदेल, चालुक्य, देवगढ़ एक तरफ राजधानी है। तो 74 नंबर क्वेश्चन है। तो गुप्त की राजधानी कहाँ थी, गुप्त की राजधानी देवगढ़ थी। और चंदेल का खजुराहो, चालुक्य का बादामी और पल्लव का पनमैल। तो ऐसे क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से संगम पतन पश्चिमी तट पर स्थित था। तो पश्चिमी तट पर कौन स्थित था, ऑप्शन ए है कोरकै, पुरहार, तोंडी और मुसरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 और 4। तोंडी और मुसरी जो था ये पश्चिमी तट पर था। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ चालुक्य, एक तरफ वंश है, दूसरी तरफ उसका स्थान है, कहाँ कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन देख लेते हैं। 1 का 3 यानी चालुक्य का राजधानी बादामी था, पल्लव का कांचीपुरम, हर्ष का कनौज था और पांडे का मदुराई था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी आपको मिलान ही करना है। ये मंदिर है और कहाँ कहाँ, मीनाक्षी मंदिर, वेंकटेश्वर मंदिर, महाकाल मंदिर और बेलूर मठ। तो जो तिरुमल है, मदुराई है, बालाजी विश्वनाथ, हावड़ा, पश्चिम बंगाल, उज्जैन। तो जो मीनाक्षी मंदिर है ये मदुराई बालाजी विश्वनाथ में है। मीनाक्षी मंदिर मदुराई, सॉरी एक है, मदुराई हो जाएगा। और वेंकटेश्वर जो मंदिर है ये तिरुमल आंध्र प्रदेश में है। और महाकाल जो मंदिर है ये उज्जैन में है। और बेलूर मठ ये हावड़ा पश्चिम बंगाल में है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में कौन सी गुप्त काल में लिखी गई थी। तो अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत और मुद्रा राक्षस। तो इसका सभी के सभी गुप्त काल में ही लिखा गया था, सभी के सभी गुप्त काल में ही लिखा गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि ये भी मिलान करना है। पाणिनि, वत्सायन, चाणक्य, कलहन एक तरफ लेखक का नाम है, एक तरफ उनकी किताब लिखा हुआ है। तो पाणिनि अष्टाध्यायी के लेखक हैं। पाणिनि क्या है, अष्टाध्यायी के लेखक हैं। वत्सायन कामसूत्र के हैं, चाणक्य अर्थशास्त्र के हैं और राजतरंगिणी के कलहन। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन से कोई मतलब नहीं, इसे याद कर लीजिए। लेखक तरफ है, एक तरफ रचनाएं हैं। जो भारवी हैं ये किराता जूर्नियम लिखे हुए हैं, किराता जूर्नियम। हर्ष नागानंद लिखे हुए हैं। कालिदास मालविका अग्निमित्रम लिखे हुए हैं। और कर्पूर मंजरी ये राजशेखर लिखे हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी। इसमें भी मिलान ही करना है। विशाख दत्त, बराहमिहिर, चरक ब्रह्मदत्त। तो चरक जो थे ये चिकित्सा से हो जाएंगे, ब्रह्मगुप्त गणित से हो जाएंगे, ब्राह्मीहर खगोल विज्ञान से और विशाख दत्त नाटक। चलिए अगला 82 नंबर है। ये भी मिलान करना है। दरबारी कवि एक तरफ राजा, अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में हो जाएंगे।
अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, हरिसेन समुद्रगुप्त और बाणभट्ट हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है कि सुमेलित नहीं है, देखना है। कालिदास रघुवंशम, भास, स्वप्नवास दत्त, सुबंधु, कदम्बरी, हर्ष रत्नावली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुबंधु, जो हो जाएगा कदम्बरी वानभट्ट थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, सही सुमेलित है। मृच्छकटिकम शूद्रक सही है, बुधचरित वसुबंधु, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, हर्षचरित बाणभट्ट। तो 1, 3 और 4 सही है, 1, 3 और जो है 4 सही है। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बुधचरित अश्वघोष लिखे थे, अश्वघोष बौद्धों का, जिसको रामायण कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, ये भी एक तरफ ग्रंथकार है और मूल ग्रंथ ब्राह्मीहिर। ब्राह्मीहिर क्या लिखे थे, तो ब्राह्मीहिर बृहत संहिता लिखे हुए हैं, 1 का 3 हो जाएगा। विशाखदत्त मृच्छकटिकम का शूद्रक हो जाएगा, और विशाखदत्त हो जाएंगे विक्रमांक देवचरित हो जाएंगे, और बच गए विशाखदत्त लिखे थे देवी चंद्र गुप्तम लिखे थे, और बिलहन लिखे थे विक्रमांक देवचरित। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी सुमेलित करना है रचनाएं और एक तरफ उनके विषय हैं।